करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो गाइस, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंस्टीट्यूट गुरुजी। गाइस, आज मैं लेकर आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से। जी हाँ गाइस, टॉप 100 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर में फायदा पहुंचाएंगे, इसलिए इस सब चीजों को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर हो सके अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्त, आपके सारे जानने वाले जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनको भी नॉलेज मिल सके। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की। वो है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह है, मोहम्मद बिन कासिम कहां से आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम आया था अरब से। कहां से आया था? अरब से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था? तो 712 में किया था, जो पश्चिमोत्तर भारत है हमारा, यानी कि जो हमारा पश्चिमोत्तर भारत, यानी कि हम जो हमारा नॉर्थ वेस्ट भारत है, जो हमारा पश्चिम उत्तर का भारत है, उस तरफ सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, या कहें वहां आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? कहा जाता है कि सिंध का शासक कौन था जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? तो वो था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। आगे बात करते हैं हम कि मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? उसने मतलब किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? तो वह क्षेत्र थे सिंध और मुल्तान। कौन से थे? सिंध और मुल्तान। और आप जानते हैं सिंध और मुल्तान कहां पर है? पाकिस्तान में है। आगे चलते हैं, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? भारत पर पहला तुर्की आक्रमण, तुर्कों की तरफ से सबसे पहला आक्रमण भारत पे किसने किया था? तो 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने किया था। किसने किया था? गजनी के सुबुक्तगीन ने इस आक्रमण को किया था। आगे चलते हैं, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो जो पुत्र था सुबुक्तगीन का। किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का वो पुत्र था। आगे चलते हैं, महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना? महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना? तो बना 998 ईस्वी में, 998 ईस्वी में। आगे चलते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। कितनी बार किया? 17 बार भारत पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में। आगे चलते हैं, 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया? मतलब जब गजनवी ने आक्रमण किया था तो उसका कौन से हिंदू शासक ने उसका सामना किया था? तो उसका नाम था जयपाल। क्या नाम था? जयपाल। आगे बात करते हैं, गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब किया था? गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब किया था? तो वो था 1006 ईस्वी में। आगे चलते हैं, जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? तब मुल्तान का शासक कौन था? तो वो था अब्दुल फतेह दाऊद। क्या नाम था उसका? अब्दुल फतेह दाऊद नाम था जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। तो ये बंदा मुल्तान का शासक था। कौन? अब्दुल फतेह दाऊद। आगे चलते हैं, सोमनाथ मंदिर, और आप जानते हैं सोमनाथ मंदिर हमारे गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो ये बंदा वही था, महमूद गजनवी, जिसने सन 1000 ईस्वी में हमारे गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। आगे चलते हैं, महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? महमूद गजनवी ने अंतिम हमला जो किया था वो किसके लिए किया था? तो वो किया था जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए। जो जाट थे उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था, उनके विद्रोह को दबाने के लिए महमूद गजनवी ने
हमला किया था, और इसका कहा जाता है कि ये इसका अंतिम हमला था, और इसका मोटिव यही था कि जाटों को किस तरह से दबा दिया जाए ताकि ऐसी आवाजें फिर कभी ना उठे। आगे चलते हैं। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तुर्की राज्य का संस्थापक मतलब भारत में जो तुर्क साम्राज्य बसा या तुर्क साम्राज्य जो फैला, वो बसाने वाला कौन था, उसको स्थापित करने वाला कौन था? तो उसका नाम था मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? मोहम्मद गौरी उनका नाम था। आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहां हमला किया था? तो वो किया था मुल्तान में। कहां किया था? मुल्तान में। ये जो बोल रहा हूं कि भारत के हिस्से पर, एक्चुअली क्या है, आजादी से पहले तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था ना, इसलिए हम भारत के लिए चल रहे कि आप ये सोचे कि हम मुल्तान को कहीं पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, नहीं। आजादी से पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए मुल्तान भारत का हिस्सा बोला जाता है। और इतिहास को बदल नहीं सकते आप, जो इतिहास में हो सच है। आगे चलते हैं। मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों शासक मूलराज उसे हार का मुख देखना पड़ा? मतलब जिस समय मुल्तान पर आक्रमण हुआ तो वहां शासक कौन था? शासक था मूलराज, और उसको हार का मुख देखना पड़ा। अब ये शासक था, ये शासक कहां का था? कहा जाता है गुजरात का था, या गुजरात के शासक को ऐसा करना पड़ा, गुजरात के शासक को हार का मुख देखना पड़ा। आगे चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, ये तो आपको पता है क्वेश्चन कितनी बार इसमें पूछा गया है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, और किनके बीच हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। बात करते हैं तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में। तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, और ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, अब दोनों समझ लीजिए। जो प्रथम हुआ उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जीत गए, और जो दूसरा हुआ उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। ये जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें कंफ्यूजन होती है कि कौन जीता कौन हारा। तो अब याद रखिए, जब फर्स्ट हुआ तो पृथ्वीराज चौहान जीते, और जब सेकंड हुआ तो मोहम्मद गौरी जीता। ठीक है, 1191 में, 1192 में, 1191 प्रथम, 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध। बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहां ले गया था? जब पृथ्वीराज चौहान जी हार गए तो उनको बंदी बनाकर कहीं ले गया था मोहम्मद गौरी। वो जगह थी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ले गया था मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जी को। आगे चलते हैं। चंदावर के युद्ध, चंदावर के युद्ध जो हुआ था 1194 में, मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? जब चंद्रावर का युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गौरी ने 1194 में हराया था। उस शासक का नाम था जिसको हराया था, उनका नाम था कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद। जयचंद को हराया था मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में। आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? भाई मोहम्मद गौरी जब उसका वक्त आया, या कहीं जाने का वक्त आया, या फिर इसको जब सौंपना हुआ राजगद्दी अपना सब कुछ, तो उसने सौंपा किसको? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक्चुअली क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम था, तो अपने गुलाम को एक तरह सौंपा उसने, और अपना दिल्ली के आसपास के सारे इलाके कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिए गए। ओके, आगे चलते हैं कि किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट किया था? तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा और विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। और ये बंदा जो था ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था। मोहम्मद गौरी का सेनापति था कौन? बख्तियार खिलजी। और पूछा था कि बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया, आखिर इसकी मौत कैसे हुई? तो 1206 में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया था। 1206 में जो आपका का ये बख्तियार खिलजी है, इसका युद्ध हुआ खोखरों से, जिसमें ये मारा गया, इसका किस्सा खत्म हो गया। आगे बात करते हैं, गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? मतलब गुलाम वंश को हम गुलाम वंश के अलावा और किन किन नामों से पुकारते हैं? तो उसमें एक तो है इलबरी, एक है ममलुक, एक है दास वंश। दास प्रथा सुना आपने? दास प्रथा, जो दासों को खरीदा जाता है और उनको अपने अपने सेवा में रखा जाता है,
इसी तरह उस समय दास वंश था, मैंने बताया जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो दास था मोहम्मद गोरी का, तो यहीं से ही दास वंश की नींव पड़ी और दास वंश यहीं से ही प्रारंभ हुआ। और कहा जाता है कि गुलाम वंश या दास वंश उसे भारत में इलबरी, ममलुक और दास वंश भी कहा जाता है। किसको? गुलाम वंश को। इसके साथ साथ दिल्ली का जो पहला तुर्क शासक था उसे कहा गया कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक कहा गया, जो दिल्ली का पहला तुर्क शासक बना। या ये कह दो आप कि गुलाम वंश को स्थापित करने वाला शासक कोई था तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे चलते हैं। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? कब कहा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कि मैं लाहौर का स्वतंत्र शासक हूं? भाई जब तक मालिक जिंदा रहेगा तब तक गुलाम आवाज उठा नहीं पाएगा। और जैसे ही मोहम्मद गोरी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक का मालिक खत्म हुआ, उसके खत्म होने के साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। किसकी मृत्यु के बाद? मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद। आगे चलते हैं। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? उनका नाम था केमाज रूमी। क्या नाम था उसका? केमाज रूमी नाम था। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया? अली मर्दन खां। क्या नाम था? अली मर्दन खां को उसने सूबेदार नियुक्त किया। कहां का? बंगाल का। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। इसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या पाया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उदार था, कुछ ज्यादा ही सोचता था, तो उसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ध्यान रखना बात को कि ये क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है कि आप बस इसको दिमाग में रख लीजिए, ये कभी भी आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो शासक है जिसको लाख बख्श कहा जाता है। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? भाई कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न है, सवाल हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा कुतुब मीनार नहीं बनवाया था, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश ने भी काम करवाया उसके अंदर, और भी शासकों ने हाथ सहयोग दिया, ठीक है। उसके बारे में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन की तरह पूछा गया है कि जो कुतुब मीनार है आपका दिल्ली में, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान रख लेना 234 234 फुट। बहुत आसान है, 2 3 4 234 फुट ऊंचाई है किसकी? कुतुब मीनार की। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपको ये तो पता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, लेकिन जब एक क्वेश्चन आता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, तो इसके बारे में नॉलेज नहीं होती लोगों को और वो गलत आंसर लगा जाते हैं। आप इसे याद रखिएगा, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां स्थित है? भैया लाहौर में स्थित है। कहां स्थित है जी? लाहौर में। आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? जिसका नाम था आराम शाह। क्या नाम था? आराम शाह नाम था, जिसको उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक बनाया गया। आगे चलते हैं। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? तो दिल्ली के आमीरों ने। दिल्ली के आमीरों ने शासक बनाया। और ध्यान रख लेना, इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कहा जाता है कि अगर पूछा जाता है कि गुलामों का गुलाम कौन था, तो इल्तुतमिश था। मैं आपको बताता हूं कि ये बताया गया है इतिहासों किताबों में कि अगर शासकों की बात करें तो बहुत शासक आए, लेकिन इल्तुतमिश जो था बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। उसको देखने के बाद सबका मतलब वो मन मोह लेता था इल्तुतमिश, ऐसा कहा जाता है। अब कितना सुंदर था तो हमने नापा नहीं है कि हम बता सके आपको। आगे, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? मलिक काफूर। ये नाम तो आप भूलोगे नहीं, पद्मावत मूवी आपने कई बार देखी होगी। मलिक काफूर। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो, जिन्हें तोता हिंद कहा था। और अमीर खुसरो ही है जिन्होंने अनेक अजीब अजीब या कहें जो आज आप वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हो संगीत के लिए, वो सारे यंत्रों में से कई यंत्रों का निर्माण तो अमीर खुसरो जी ने ही किया था। इसके साथ साथ सितार जो बता रहे हैं इसमें भी, सितार एवं तबले
का आविष्कार का श्रेय जाता है अमीर खुसरो को। जो सितार होता है, जो तबला होता है, उसका निर्माण अमीर खुसरो ने ही किया था। आगे चलते हैं। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में, इसे रहला भी कहीं लिखा गया है, कहीं रेहाला लिखा गया है, में किस शासक की घटना वर्णन है? मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलक का। मोहम्मद तुगलक ही वो शासक है जिसका वर्णन किया गया है इब्न बतूता की पुस्तक रहला में या रिहाला में। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खलीफा उपाधि ग्रहण की। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई तो दिल्ली के सुल्तान के नाम पर कुतुबुद्दीन मुबारक, जिसने खलीफा उपाधि ग्रहण की थी, ये बना था कुतुबुद्दीन मुबारक। कौन बना था? शासक बना था, दिल्ली का सुल्तान बना था। किसकी मृत्यु के बाद? अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद। और इसने एक उपाधि धारण की थी, उपाधि का नाम था खलीफा। आगे चलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या है, मतलब उसका वास्तविक नाम क्या है? तो उनका वास्तविक नाम था गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। ये था उसका मूल नाम, गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? तो उनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ही वह शासक है जिसने सबसे पहले कृषि उत्पादन में वृद्धि के ऊपर ध्यान दिया कि कृषि का उत्पादन लगातार बढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तो उसने जिस नगर की स्थापना की उसका नाम है तुगलकाबाद। क्या नाम है? तुगलकाबाद। आगे चलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे। वो संत कौन थे जिसके अच्छे संबंध नहीं थे गयासुद्दीन तुगलक के? तो थे निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता है? भाई जाना जाता है जूना खां। जूना खां के नाम से जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद प्रदान किए या पद देना प्रारंभ किया? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। भाई पढ़ा लिखा था ये, इसे कई भाषाओं का ज्ञान भी था, समझदार था, इंटेलिजेंट था, लेकिन थोड़ा सनकी टाइप का था ये। आगे चलते हैं। सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? बुलंदशहर का इफ्तादार। क्या था? बुलंदशहर का इफ्तादार था जलालुद्दीन। आगे चलते हैं। नवीन मुसलमान किसे कहा गया? भाई नवीन मुसलमान किसे कहा गया? तो दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को नवीन मुसलमानों का संज्ञा दिया गया या उनको संज्ञा उसकी प्रदान की गई। नवीन मुसलमान दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करी? किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करी, दिल्ली गद्दी हासिल करी? तो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था जिसने अपने ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी। और अब पता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या करा था? अपनी पुत्री का विवाह करवाया था अलाउद्दीन खिलजी से। 1296 में यह शासक बन गया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आगे चलते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? जब जलालुद्दीन खिलजी शासक था तो उस समय अलाउद्दीन की पोस्ट क्या थी, पद क्या था? तो उसका पद था कड़ा मानिक कपूर का सूबेदार। वो कड़ा मानिक कपूर का सूबेदार था। कौन था? आपका अलाउद्दीन। आगे चलते हैं। उसने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था। आगे चलते हैं। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी वो शासक था जिसने सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की थी। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? हाजियों ने। हाजियों ने दिल्ली में विद्रोह किया था अलाउद्दीन के समय। हाजियों के विद्रोह किसने खत्म किया? इसका नाम था हमीदुद्दीन। हमीदुद्दीन नाम का बंदा था जिसने हाजियों के विद्रोह को समाप्त किया था। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? उसका नाम था देवी अधिकार। देवी अधिकार नाम का सिद्धांत चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? उसका नाम था हुलिया रखने की प्रथा। हुलिया रखने की प्रथा का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था अपनी सेना में।
अब देखते हैं खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी था जिसने घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू करी थी। आगे चलते हैं भूराजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? तो मुस्तक राज। क्या नाम था उसका? नाम था दीवाने मुस्तक राज। आगे चलते हैं तुर्कान चहलगानी क्या है? इसका मतलब है 40 तुर्क सूबेदारों का एक दल। 40 तुर्क सूबेदारों का एक दल। इसको बनवाया था इल्तुतमिश ने। आगे इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? मंगोल शासक चंगेज खान। चंगेज खान था जिसने आक्रमण किया था। कब किया था? जब इल्तुतमिश का शासन था। जब इल्तुतमिश यहाँ का शासक था तब आपके चंगेज खान ने मंगोल के शासक ने यहाँ आक्रमण किया था, जिसे हम कहते हैं पश्चिम उत्तर भारत। आगे इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो उसका नाम था हुसामुद्दीन। हुसामुद्दीन को गवर्नर नियुक्त किया था बंगाल का इल्तुतमिश ने। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा था? तो वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था जिसने उज्जैन का पर आक्रमण करके वहां का महाकाल का मंदिर लूटा था 1234 से 1235 ईस्वी में। आगे इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? उसका नाम था इक्ता व्यवस्था। क्या था? इक्ता व्यवस्था लागू की थी इल्तुतमिश ने। उसने किस नाम के सिक्के चलाए थे? जो इल्तुतमिश था उसने कुछ सिक्के चलाए थे अपने साम्राज्य में। उसका नाम था, एक था जीतल का, एक टंका था। जीतल और टंका ये सिक्के चलाए थे। रजिया सुल्तान भारतीय इतिहास में पहली प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 शासिका रही। किसकी बेटी थी ये? इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली गद्दी पर कब बैठे? 1290 में। 1290 के अंदर में जलालुद्दीन खिलजी आपके गद्दी पर बैठे। तैमूर लंग ने किस मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासन किया? तैमूर लंग ने किसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया? वो था खिर्ज खान। क्या नाम था? खिर्ज खान। तैमूर लंग ने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा? 15 दिनों तक। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 15 दिनों तक लूटा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर बुक्का ने किसकी मदद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? गुरु विद्यारण्य के मदद से। उन्होंने जो उनके गुरु थे विद्यारण्य, उनकी मदद से उन्होंने विजयनगर समाज की स्थापना करी थी। हरिहर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बुक्का। हरिहर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? विजयनगर गद्दी पर बुक्का बैठा। किसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था? वो था देवराय प्रथम। क्या नाम था? देवराय प्रथम नाम था जिसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। आगे चलते हैं। देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री की शादी किससे कराई थी? बहमनी राजा फिरोज शाह से। बहमनी राजा फिरोज शाह से देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था। आगे चलते हैं। हरिवाला सम की रचना किसने की थी? तेलुगु कवि श्रीनाथ ने। तेलुगु कवि श्रीनाथ ने हरिवाला सम की रचना करी थी। महानाटक सुधा निधि और ब्रह्म सूत्र का टीका किसने लिखा है? देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय ने महानाटक सुधा निधि और ब्रह्म सूत्र का टीका लिखा है। किसने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था? देवराय द्वितीय ने। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए हैं? तो कर थे आपके खैराज, खमस, जजिया और जकात। ये कर थे जो फिरोज तुगलक ने लगाए थे। आगे गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? दीवाने खैरात नामक दान विभाग की स्थापना करी। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? 5 नहर बनवाए। फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण करवाया सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के लिए। अगर पूछा जाए कि किस शासक ने सर्वप्रथम सिंचाई नहरों के लिए काम किया तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। आगे फिरोज शाह ने कितनी
कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया? 30 आपको पता नहीं, बताता हूं। कृत्रिम झील होती है जो प्राकृतिक नहीं होती, बल्कि उसको इंसानों द्वारा ही निर्मित किया जाता है, उसे कहते हैं कृत्रिम झील। वो करीब 30 थी, जिसका निर्माण फिरोज शाह ने करवाया था। फिरोज शाह ने किससे नाम से सिक्के चलाए थे? उसके नाम के सिक्के थे अदूधा, विक और शंशगानी। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बना दिया। मतलब अगर आपके खानदान में कोई सेना में भर्ती है तो आने वाली पीढ़ी में भी कोई ना कोई सेना में भर्ती होगा। आगे चलते हैं। फिरोज शाह ने कहा से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था? तो ये मेरठ और टोपारा। मेरठ और टोपारा में जो स्तंभ था अशोक का, उसको मंगवाकर उसने फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था। आगे चलते हैं। फतवा ए जहादरी और तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की थी? बर्नी ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ये था अंतिम शासक तुगलक वंश का। किसने या किसके शासक या शासन में 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो वो शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसी के शासनकाल में तैमूर ने दिल्ली पर 1398 में आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 में किया। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी थी? हरियर और बुक्का ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की? दौलताबाद। दौलताबाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? बर्नी ने। बर्नी ने मोहम्मद तुगलक के दरबार में अपने जीवन के 17 साल गुजारे थे। आगे चलते हैं। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक ने किस विभाग की स्थापना करी थी? तो उस विभाग का नाम था दीवाने कोही। क्या नाम था? दीवाने कोही। मोहम्मद तुगलक ने किस चीन शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? वो था इब्न बतूता। इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर मोहम्मद तुगलक ने चीन के शासक के पास भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? ब्रिटिश इतिहासकार एल फ्रिंस्टन ने। इसने कहा कि जो मोहम्मद तुगलक था वो मानसिक रूप से थोड़ा सा संघी टाइप का था। आगे चलते हैं। किसने लिखा है कि मुल्तान के सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? बदायूनी ने लिखा है। आगे, किस चीनी शासक ने 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में राजदूत भेजा था? तोगन तिमूर ने। किसने भेजा था? तोगन तिमूर ने अपना राजदूत भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। एक चीनी शासक था 1341 में। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां हुई थी? ठट्टा, पाकिस्तान में है ये। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक बना दिल्ली का शासक आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? गयासुद्दीन के छोटे भाई रजब का। गयासुद्दीन के छोटे भाई रजब का वह बेटा था। कौन बेटा था? फिरोज शाह तुगलक। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। मतलब फिरोज शाह तुगलक की जो माता थी वो हिंदू थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।